हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग CSAP के कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं और स्टेप वाइज आपको बताने वाले हैं कि आपको कब क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि CSAP क्या होता है। तो CSAP आपका एक एडमिशन कंडक्टिंग बॉडी है जो कि आपका NIT, IIIT और GFTI में जोसा काउंसलिंग के 5th राउंड के बाद जो भी सीटें खाली रह जाएगी उसको भरने के लिए आपका CSAP काउंसलिंग कराता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि IIT जो है CSAP में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए अगर IIT में कोई भी सीट वैकेंट रहती है तो आपको CSAP के थ्रू से नहीं मिलेगा। IIT में जो भी सीट वैकेंट रहती है वो प्रिपरेटरी कोर्स के थ्रू से भरी जाती हैं। और ये आपका CSAP का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप सारा कंप्लीट प्रोसेस आप पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि CSAP का कंप्लीट प्रोसेस क्या होने वाला है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपका कोई भी गलती ना हो, क्योंकि अगर CSAP में कोई भी गलती करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और आपके पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। क्योंकि CSAP में आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको 44,000 रुपीज़ पे करना होता है। और तो इसीलिए आपको यहाँ बहुत ही केयरफुली आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टेप वाइज क्या प्रोसेस रहने वाली है CSAP काउंसलिंग का। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि आप CSAP काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। उसके बाद आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, जोसा का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे वैलिड नहीं है। अब सबसे पहली बात यह है कि आप क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसे स्टूडेंट हैं जो CSAP में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़े से बता देता हूँ कि CSAP में हर एक कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। जो भी स्टूडेंट जोसा में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल था, चाहे उसने जोसा में पार्टिसिपेट किया हो, नहीं किया हो, या फिर उसने फ़ीस जमा की हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया हो, नहीं कराया हो, या फिर उसको सीट मिल गया हो या फिर नहीं मिला हो, हर स्टूडेंट आपका CSAP में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन हर एक का जो फ़ी पेमेंट करने का प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो अलग होगा। इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि आप जोसा में अगर आपने सीट मिल गया है तो आपको क्या करना है, सीट नहीं मिला है तो क्या करना है। और उस वीडियो का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है। तो स्टेप 2 पे आपको करना यह है कि आपको जो फीस है इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी, तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ीस और SRPF आपको जमा करना है। और इन दोनों फीस मिलाकर आपको 44,000 जमा करना है जनरल, EWS और OBC NCL वाले कैंडिडेट को। अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 24,000 जमा करना होगा। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके जोसा में भी था लेकिन यहाँ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो आपके जो सीट और पैसा दोनों भी बर्बाद हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपको जोसा के तहत, और ख़ास करके उस स्टूडेंट के लिए जिसको जोसा में कोई भी सीट अगर मिल गया है और आप उस सीट को सिक्योर रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच के CSAP में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अगर उससे बेटर वाला सीट मुझे मिल जाए तो ही मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, नहीं तो मैं जोसा वाले सीट में ही एडमिशन लूँगा, करना होगा और चॉइस फिलिंग करना होगा दोबारा से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर जोसा में आपको कोई भी सीट मिला हुआ है और यहाँ पे जोसा में जो भी आपको सीट मिला हुआ है ये ऑटोमेटिकली आपका लास्ट चॉइस होगा आपका CSAP काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आपका जो सीट है वो आपको लॉक करना पड़ेगा जब आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो आपने चॉइस फिलिंग किया है उसमें आपका सीट को लॉक करना होगा। और उसके बाद आपका आता है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो सीट अलॉटमेंट पब्लिश होगा वो CSAP के पोर्टल पे ही होगा। इसलिए आपको CSAP का जो पोर्टल है उस पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीट अलॉटेड विल बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू JEE Mains 2024 रैंक CRL वैकेंट सीट।
यानी जो आपका जोसा काउंसलिंग और स्टेप 4 में आपको क्या करना होगा, जब स्पेशल राउंड 1 का रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। उसके बाद आपको तो इस पर 4 में आपको स्पेशल राउंड 1 में क्या करना है, आपको अगर कोई भी सीट अलॉट होती है तो आपका उसको विलिंगनेस भरना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। स्टेप 4 में आपको करना क्या है, अगर सीसैप काउंसलिंग राउंड 1 में आपको सीट मिलती है, यानी सीट आपको कोई अलॉट होती है, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, पार्शियल एडमिशन फ़ी जमा करना पड़ेगा, फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी आपकी क्वारीज आती है तो उस क्वारीज को उसको रिप्लाई देना पड़ेगा, जैसा कि आपने जोसा काउंसलिंग किया है। तो अगर आपको सीट मिला है अगर आपको सीट मिला है सीसैप राउंड 1 में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन 5 ऑप्शन में से किसी एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा। या तो आप फ्रीज़ करें, या फिर स्लाइड करें, फ्लोट करें, या फिर सरेंडर करें, या फिर विड्रॉ करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको फ्लोट ही करना है। अगर आपको सीसैप में कोई भी सीट मिला है तो आप फ्लोट करेंगे। फ्लोट करने से ये होगा कि अगर आपको जो सीट मिला है उससे हायर वाले सीट नेक्स्ट राउंड में मिलने की चांसेस होता है। फ्रीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप फ्रीज़ सीट को कर देंगे तो जो भी आपको राउंड 1 में सीट मिला है वो आपका फ्रीज़ हो जाएगा और उसके अलावा आपको कोई दूसरा सीट नहीं मिलेगा। स्लाइड का मतलब ये है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपको माइनिंग इंजीनियरिंग मिला है और आप उसी इंस्टीट्यूट में अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर उससे हायर ग्रेड का कोई ब्रांच लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्लाइड करना होता है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, आप सभी लोग फ्लोट करेंगे। फ्लोट करने से आपको होगा कि आपका जो ब्रांच है वो अपडेट होने की चांसेस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करना आपके लिए नेसेसरी होगा सीसैप के पोर्टल में। अगर आपने जोसा के पोर्टल में किया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको सीसैप में दोबारा से करना पड़ेगा। और उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आप जब इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ीस जमा करेंगे तभी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसीलिए जब आपको सीट मिलेगा उसके बाद आपको पार्शियल एडमिशन फ़ीस 2 देना है। उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। टाइप 6 वाले कैंडिडेट को जब सीट मिल जाएगा तो पार्शियल एडमिशन फ़ीस भी उसे जमा करना है। तो पार्शियल एडमिशन फ़ी 2 क्या है, तो पार्शियल एडमिशन फ़ीस है कि अगर आपको सीसैप के किसी भी राउंड में अगर आपको सीट मिल गया है तो आप पार्शियल एडमिशन फ़ी 2 जमा करेंगे तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। द इंस्टीट्यूट और किस स्टूडेंट को कितना फ़ीस देना होगा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 32,000 आपको देना होगा जनरल EWS और OBC NCR वाले कैंडिडेट को, और 12,000 आपको देना है SC ST और PWD वाले कैंडिडेट को। और उसके बाद आपका उसके बाद ही आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और स्टेप नंबर 6 ये है कि आपको फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है। यानी कि अगर आपको सीसैप में कोई भी सीट मिल गया है तो उसके बाद आपको जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उन इंस्टीट्यूट में आपको जाना है और फिज़िकल वेरिफिकेशन आपको कराना है। तो उसके लिए आपको जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा उस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में आपको रेगुलरली विजिट करते रहना होगा कि आपको कब बुलाया जा रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीसैप काउंसलिंग कैसे कराना है और सीसैप काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।